हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सर compounds which have only hydrogen and कंपाउंड carbon. जिसमें हाइड्रोजन हाँ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वी कैन से, और these are actually binary organic molecules जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से ही मिलके बने होते हैं. So organic molecules those contain only hydrogen and carbon atoms. अब हाइड्रोकार्बन्स को अगर कैटेगराइज करोगे तो हाइड्रोकार्बन्स आपके, जैसे एनसीईआरटी ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. एक उन्होंने कहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है. दूसरा उन्होंने बोला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और थर्ड उन्होंने बोला है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है. आप जानते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, दीज आर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने चाहिए. यस, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? So only contains sigma bond. All carbon bonds are single bonds. देखो, कार्बन कार्बन सारे के सारे बॉन्ड आपके सिंगल होने चाहिए, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं. अनसैचुरेटेड में क्या होते हैं? वी कैन से एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या तो आपके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट. तो अनसैचुरेटेड में कम से कम एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए. अब बात आती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की. तो यार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिन्होंने पढ़ लिया है एरोमेटिसिटी, वो तो उस चीज को समझ रहे हैं कि किस तरह की बात कर रहे हैं. जिन्होंने एरोमेटिसिटी नहीं पढ़े हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके लिए हम केवल इतना बोलते हैं. यहाँ पे हम कहते हैं देखो, बेंजीन और बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखे तो आप कहना वो कैसे कंपाउंड्स हैं? आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं. ठीक है, बेंजीन या बेंजीन की तरह कोई स्ट्रक्चर दिखे आपको तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा. क्लियर है? तो मतलब सैचुरेटेड आप जानते हैं, इसमें आप स्पेशली बात करते हो किसकी? एल्केन्स की. एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 CnH2n+2. देन इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एल्कीन्स की, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n. CnH2n. और दूसरी बात हम करते हैं एल्काइंस की, CnH2n-2. ठीक है, CnH2n-2. तो ये इनके जनरल फॉर्मूला होते हैं. और स्पेशली बात करते हैं इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम बात करते हैं बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स की. बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स मतलब अगर हम बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दें तो वो टोलुइन बन गया, या कोई दूसरा ग्रुप जोड़ दिया, तो एटलीस्ट हम ये कहते हैं कि बेंजीन या बेंजीन लाइक सिमिलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होनी चाहिए. तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? मतलब एटलीस्ट एक बेंजीन तो प्रेजेंट होनी ही चाहिए. जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि क्या होते हैं, बट जिन्हें नहीं पता, जिन्हें नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, हम जीओसी में बात करते हैं. तो आप सिंपल सा तो जान लीजिए कि जो आपके बेंजीन जिसमें एटलीस्ट वन बेंजीन प्रेजेंट है, हम उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे. तो बेंजीन हो गया एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन. बेंजीन के डेरिवेटिव्स का मतलब है, आप जानते हैं हर एक कार्बन पे यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है. बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6. हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है. तो सोचो आप हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दो, यहाँ CH3 जोड़ दो, तो नाउ दिस इज द मॉलिक्यूल जो बेंजीन का डेरिवेटिव कहलाएगा. नाइट्रो जोड़ दो, कोई भी ग्रुप जोड़ दो, ठीक है, हेलोजन कोई जोड़ दो एटम, तो ये जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बेंजीन का डेरिवेटिव हो जाएगा. इज इट क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो एल्केन्स के बारे में पढ़ना है, एल्कीन्स के बारे में पढ़ना है, एल्काइंस के बारे में पढ़ना है, एंड साथ में हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला है आपका एल्केन्स। एल्केन्स को पहले या कॉमन लैंग्वेज में एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, पैराफिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। अच्छा, पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? इसका मतलब होता है लिटिल एफिनिटी और लेस एफिनिटी। लेस एफिनिटी बोल सकते हो और लेस रिएक्टिविटी बोल सकते हो। एल्केन्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है, लेस रिएक्टिविटी। ये बहुत ज्यादा, जैसे हमने एसिड से रिएक्शन कराई या बेस से कराई या किसी अदर रिएजेंट से कराई, तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, मतलब बहुत वायलेंटली रिएक्ट नहीं करते हैं ये। इस वजह से इनका नाम, मतलब देखो ये जो नाम दिए गए पहले लोगों ने जो ऑब्जर्वेशंस किए और उसके बेसिस पे उन्होंने दिए, तो इनको पैराफिन्स बोलते हैं। पैराफिन फिलहाल अब तो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, कहीं पे बहुत रेयर यूज करता है कोई। हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इनका कॉमन नेम जो है वो क्या है, पैराफिन्स बोलते हैं कॉमनली एल्केन्स को। क्यों बोलते हैं? Because they are less reactive towards, we can say, less reactive towards acid, base and other reagents. ये बहुत इजीली रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर रिएक्शन कराने की आप बात करोगे तो आपको हाई टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट वगैरह लाना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन करेंगी। नॉर्मली ये रिएक्शन जनरली मतलब सिंपल वे में नहीं करते। अब बात करते हैं इसके अलावा, देखो हमें आईयूपीएसी, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बारे में जानना है। पूरा चैप्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है, मतलब ये नोट्स जो हम लिख रहे हैं वो तो ठीक ही है, पर एनसीईआरटी में लैंग्वेज वाइज चीजों को लिखा गया है, तो आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हम इन शॉर्ट में चीजों को बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे आप तो आपको काफी चीजें इजी लगने लग जाएंगी। सो इसका पूरा का पूरा चैप्टर आप एनसीईआरटी से ही पढ़ के जाएंगे जब अपने एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। तो हम सीधे आते हैं, देखो आइसोमेरिज्म और मतलब आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे बुक से पढ़ लेंगे या हमने पहले पढ़ लिया है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की हमें जरूरत नहीं है। हम सीधे आते हैं एल्केन्स की प्रिपरेशन पे, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे हमें बेसिकली यही देखना है। मतलब जब हम पूरे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्केन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एल्कीन्स पढ़ेंगे, देन एल्काइंस पढ़ेंगे, इन सब में हमें पढ़ना क्या है कि कैसे इनको हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स। और फिर जब हम प्रिपरेशन पढ़ लेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में लाइक वो किस तरह के दिखते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स गैस में होते हैं, सॉलिड लिक्विड, उनकी फेज क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रिएक्शंस देखेंगे कि वो किस तरह से रिएक्शंस करते हैं, क्या क्या रिएक्शंस करते हैं, ये सारी चीजें देखनी है। तो प्रिपरेशन में नंबर 1 प्रिपरेशन है, नंबर 1 फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं लाइक एल्केन, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइंस, वहां से हम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स यहां से बनाना है तो आप, जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है सिंपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इससे आपको एल्केन बनाना है तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ आपको इससे ये बनाना है तो इसमें पहली बात क्या बताओ, ऐड क्या हुआ है, H2. हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हुआ है H2। अब जब आप हाइड्रोजन की रिएक्शन किसी एल्कीन या एल्काइन से कराओगे तो होता क्या है, ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन तो आपकी थर्मोडायनेमिकली फीजिबल रिएक्शन है। भाई थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ना कि कोई रिएक्शन अपने आप होगी, फीजिबल है या नहीं है इस डायरेक्शन में। तो थर्मोडायनेमिकली ये फीजिबल है, क्यों? क्योंकि आप हीट के अकॉर्डिंग देखो, आपने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का नाम सुना था इससे पहले,
सुना है? सर एक बार और नाम बोल दीजिए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। No, sir. देखो यहाँ पे हो Yes, क्या रहा है, sir. चलो कोई बात नहीं, सुना है। सर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन सुनिए। हाँ, दिस इज द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है ना, ये आपकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका रिएक्शन कर रहा है, तो हो क्या रहा है, ओवरऑल चेंज देखो आप क्या हो रहा है। ओवरऑल चेंज में आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल है एल्कीन वाला, इस मॉलिक्यूल में आपके पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। और रिएक्शन इस पे किया किसकी की है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो बताओ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या चेंज आया है बॉन्ड के अकॉर्डिंग। आप देखो तो यहाँ पे आपका एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ से टूटेगा, और फाइनल मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। रिएक्टेंट में एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और प्रोडक्ट में आपके 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। ये चेंज तो सबको दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब आप हमें ये बताओ कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में किस तरह का बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में, अगर हम कंपेयर करें Sigma. इंडिविजुअल सिग्मा इंडिविजुअल पाई, विच इज Sigma. मोर स्ट्रॉन्गर? Sigma. सिग्मा Sigma. बॉन्ड। Sigma. यस, हाँ, ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, तो सिग्मा Yes. बॉन्ड जो होता है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। अब आप सोचो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, सॉरी पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ उसके बदले में, तो जो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड था वो फॉर्म हुआ, सिग्मा फॉर्म हुए जो ज्यादा स्टेबल हैं, पाई ब्रेक हुए जो कम स्टेबल थे। तो यार ये रिएक्शन ओवरऑल अगर आप देखें तो लेस स्टेबिलिटी से हाई स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ये तो कह सकते हो। बोलो यार। यस Yes, सर। sir. ठीक है, जब जब कभी भी कोई रिएक्शन लेस स्टेबिलिटी से हाई स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो यहाँ पे ऐसी रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है। आप जानते हैं एनर्जी रिलीज होगी क्यों? क्योंकि आप देखो किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी की अगर आप बात करोगे तो स्टेबिलिटी और एनर्जी, ये इसका इनवर्स रिलेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। तो अगर सिस्टम आपका या कोई मॉलिक्यूल आपका लेस स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी होगी, तब वो होता है लेस स्टेबल। अगर कम एनर्जी है तो स्टेबिलिटी क्या होती है उसकी, हमेशा ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल देखो आप, वाटर वेपर्स हैं और वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है, विच स्टेट इज मोर स्टेबल, वेपर फॉर्म और Liquid. लिक्विड फॉर्म? लिक्विड फॉर्म इज मोर स्टेबल ना। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वेपर्स हैं तो वेपर्स स्टेबिलिटी कम है। अब अगर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा आपको, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, लेस स्टेबल से हाई स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हो, तो एनर्जी यहाँ रिलीज होगी, मतलब हमें कूलिंग करनी पड़ेगी, वहां से एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपका ऐसा होगा कि आपकी वेपर्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर हम उल्टा देखें, लिक्विड से वेपर बनाने जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेबल स्टेट है उससे आप अनस्टेबल स्टेट या लेस स्टेबल स्टेट को ऑब्टेन करने की बात कर रहे हो, तो यहाँ आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में सिंपली आप देखें तो क्या हो रहा है, आपके मल्टीपल बॉन्ड पे आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो ये रिएक्शन आपकी अपने आप होने वाली रिएक्शन होती है, लेकिन इस रिएक्शन का रेट होता है बहुत ज्यादा कम। तो रेट को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ, कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। अगर कहीं Yes, पे sir. रिएक्शन का रेट बढ़ाना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कैटलिस्ट। यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, दिस इज प्लेटिनम, पैलेडियम और निकेल। इनमें से हम कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं, विच इज प्लेटिनम यूज कर सकते हो और पैलेडियम यूज कर सकते हो और निकेल यूज कर सकते हो। तो अगर आप प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकेल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन की रिएक्शन किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कराओगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा बताओ, एल्केन्स फॉर्म होंगी। सारे के सारे जितने भी आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हैं, ये सबको चॉप चॉप करके तोड़ देगा
और वहां पे जाके हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन से कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर प्लेटिनम और पैलेडियम और निकल, किसी की भी एक की प्रेजेंस में आप कराओगे, सो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, जितने भी आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है सारे के सारे टूट जाएंगे और आपको एल्केन्स फॉर्म हो जाएंगी। तो आप देखो, कभी भी आपको एल्केन फॉर्मेशन करना है और आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो बस आप क्या करिए, उनकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, एल्केन फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रिपरेशन क्लियर है सबको, क्या करना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन की रिएक्शन करानी है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कैटलिस्ट, क्योंकि रिएक्शन स्लो होती है ना, रिएक्शन स्लो है, दैट्स व्हाई हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे। सेकंड रिएक्शन है आपका, सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स से प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो यार यहाँ पे भी हमें लाइक हमारे पास है CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक कैटलिस्ट का काम करता है और मीडियम होना चाहिए एसिडिक। तो आप जब एसिडिक मीडियम में जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोजन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराते हो, तो बस होना सिंपल सा है, आपका ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, HH, ठीक है, और क्या बनेगा देखो, एक हाइड्रोजन CH3 CH2 की जगह जुड़ेगा तो CH3 CH3 हो गया, और यहाँ पे जो Cl बच रहा है एक हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा बताओ, HCl। ये रिएक्शन जो होती है वो जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। एसिडिक मीडियम यहाँ पे जो हम प्रोवाइड कराते हैं उसमें ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज्यादा मीडियम की, थोड़ा सा आप एसिडिक मीडियम थोड़ा सा H+ डाल दोगे तो रिएक्शन हो जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही एक बार आप रिएक्शन इनिशिएट होगी तो आप देखो रिएक्शन में खुद एसिड बन रहा है, बहुत ज्यादा एसिड डालने की जरूरत नहीं होती, एक ड्रॉप भी डाल दोगे, रिएक्शन एक बार स्टार्ट होगी तो फिर वो रिएक्शन आगे होती रहती है अपने आप। ठीक है ना, तो एक तो हो गया सिंपल ये वाला मेथड, ये उतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जब अगर हमें एल्केन बनानी है तो एल्काइल हैलाइड से, तो इन द हाइड्रोजन से रिएक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछने का चांसेस कम है। जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका वुड्स रिएक्शन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप यहाँ पे भी देखोगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आपको मिलेगी आगे इसके बारे में, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, इसमें भी हम एल्काइल हैलाइड से ही एल्केन्स फॉर्म करते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई RCl या कोई भी RBr, कोई भी एल्काइल RX हाँ RX यू कैन से सर, Cl और Br में ही होती है ना सर ये, हाँ क्लोराइड और ब्रोमाइड जनरली शो करते हैं। तो यहाँ पे जब आप सोडियम की रिएक्शन कराओगे सो आपको मिलेगा RR और प्लस क्या मिल जाएगा, NaCl, लाइक दिस। या हम NaBr की रिएक्शन कराएं, RBr एल्काइल ब्रोमाइड की सोडियम से रिएक्शन कराएं तो RR। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो जितने भी कार्बन का आप एल्काइल हैलाइड ले रहे हो वो 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और उससे जस्ट डबल कार्बन प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या मतलब है कहने का, तो इसमें देखो कोई एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज हमारे पास है CH3Br, इसकी रिएक्शन आपने सोडियम से कराई तो बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 बनेगा और NaBr, समझ गए। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होंगे, 2 इस तरह से। तो आप जब भी आप अब देखो यार, यहाँ पे कई बार वो रिएक्शन लिखते हैं ना, तो बैलेंस रिएक्शन अगर मान लो नहीं लिखी, उन्होंने सिंपल लिखा कि बताओ C2H5Br है आपके पास और इसकी रिएक्शन हम सोडियम से कराएं तो क्या बनेगा, बोलो। C2H5 CH3CH2 ये बनेगा, देखो C2H5 और C2H5 और प्लस क्या बन जाएगा, NaBr। हाँ,
तो ये फॉर्म होता है, मतलब यहाँ पे ब्यूटेन बनेगा। अब चाहे तो बैलेंस कर दें रिएक्शन को। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप इससे सोडियम की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, या कोई भी चेन है, चलिए इसकी रिएक्शन कराइए, क्या बनना चाहिए? 2 रिंग बन जाएंगी और NaBr हाँ बन सर, जाएंगे। यहाँ पे 2 रिंग बन जाएंगी, यस सर। एक रिंग यहाँ बनेगी, दोनों एल्काइल ग्रुप जो होंगे वो आपके ऐड हो जाएंगे और साथ में बन Yes. जाएगा NaBr। तो दिस इज बोर्ड्स रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। आपके यहाँ पे भी एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं, और आप देखोगे कि कंपटीशन में तो आपको मिलना ही मिलना है, कई जगह मिलेगा, हम बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल सर जो रिंग फॉर्म हुई सर, इसका नाम क्या होगा? डाइबेंजीन? किसका, इस रिंग का नाम? यार यस सर। आईपीसी नॉमेनक्लेचर लिखोगे तो आप आईपीसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दोनों एक चेन बराबर हैं, तो किसी एक चेन को आप क्या करोगे, मेन चेन मान लोगे, दूसरे को आप साइड चेन मान लोगे। 6 क्या हो जाएगा बताओ? आपका एक चेन आपका क्या होगा, साइड चेन की तरह बिहेव करेगा, सो दिस इज साइक्लोहेक्साइल। सर वन साइक्लोहेक्साइल, हाँ, 1 साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, यस। ओके। अब देखो यहाँ पे अगर हम आपसे कहें, अब तक आप जितने भी रिएक्शन आपने कराई है, उन सब रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स लिए हैं वो एक ही तरह के लिए हैं, ठीक है। हमने कहा हमारे पास मिक्सचर है मिथाइल ब्रोमाइड का और वी कैन से इथाइल ब्रोमाइड का, और आपके पास ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन का, ये मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर का मतलब इसका हमने सॉल्यूशन लिया है, उसमें हमने सोडियम डाला है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तब तक तो आपने देखा कि 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, ये फॉर्मुलेशन हो रहा है। अगर हम ये करें कि आपके पास जो हैलाइड का रिएक्शन मिक्सचर है, उसमें हमने 2 टाइप के मॉलिक्यूल भर रखे हैं, और फिर हमने कहा कि बताओ सोडियम की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनना चाहिए। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल है, तो अगर ये आपका R है तो ये क्या होगा बताओ, R डैश होगा। तो आप क्या सोचोगे, यहाँ पे R डैश बनेगा, बोलो यार। हाँ सर एक और RR बन जाएगा, एक R डैश बन जाएगा। और कुछ बनने के चांसेस हैं? यार देखो, जब आप किसी भी रिएक्शन को कराते हो, कहीं पे भी कोई रिएक्शन अगर करा रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखो, ये दिमाग में बैठा लो इस चीज को, कि जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो यार लैब में अगर आप रिएक्शन कराओगे तो मिनिमम कितने मॉलिक्यूल्स लेके कराओगे? क्या एक मॉलिक्यूल से हम रिएक्शन करा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि हम एक मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन करा दें? नो सर। ये बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है, ठीक है, कि आप एक मॉलिक्यूल को लेके एक एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा दें। यार जिस एटम या जिस मॉलिक्यूल को आप देख ही नहीं सकते उसकी रिएक्शन कैसे कराओगे? तो आप जब भी रिएक्शन कराते हो तो 1 ग्राम, 0.1 ग्राम, कुछ इतना अमाउंट लेते हो जो मिनिमम अमाउंट ले रहे हो। तो उसमें भी अगर किसी भी मॉलिक्यूल, कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल क्यों ना हो, अगर आप 1 ग्राम या 0.1 ग्राम लेते हो तो 10⁻18-20 पार्ट मॉलिक्यूल्स तो उसके होंगे ही होंगे उसमें। अब आप सोचो कि इतने मॉलिक्यूल अकेला तो होता नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10⁻20 के आसपास मॉलिक्यूल्स तो रहते हैं। कितना भी लोएस्ट सैंपल आप लो, कितना भी कम अमाउंट का सैंपल लो, तो 10⁻18, 19, 20 इतने मॉलिक्यूल्स तो आपको मिल ही जाएंगे। तो अब सोचो इतने मॉलिक्यूल इसके हैं, इतने मॉलिक्यूल इसके हैं, इतने आपने इसके लिए हैं, और एक साथ मिक्स कर दिया। तो नाउ प्रोबेबिलिटी देखो, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। अब 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं तो भाई यहाँ पे चांसेस या पॉसिबिलिटीज क्या हैं, आपके ये 2 मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन हो तो ये क्या बनेगा बताओ, CH3 CH3। दूसरा, ये दोनों आपस में कंबाइन हो तो क्या बनेगा, बोलो यार, CH3 CH2 CH2 CH3। और एक ये मॉलिक्यूल आए, एक ये मॉलिक्यूल आए तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH3। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, यस सर। समझ गए बात को? तो जब आप अगर किसी रिएक्शन, मतलब जब भी आप रिएक्शन करा रहे हो और 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आपने लिए, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल हैपन इफ 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर टेकन। सो यहाँ पे आपको यही करना है कि अगर 2 डिफरेंट होंगे तो आपकी 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। एक जो मॉलिक्यूल होगा वो आपस में रिएक्शन करे,
दूसरा आपस में रिएक्शन करे, और तीसरी पॉसिबिलिटी होगी ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करें, तो 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। बट ये जो रिएक्शन है ना, ये आपने रिएक्शन करा तो दी है भाई, थियोरेटिकली तो रिएक्शन बहुत अच्छी लग रही है देखने में, बहुत सारे मॉलिक्यूल बने हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप लैब में या कहीं पे इंडस्ट्री में ये रिएक्शन करा रहे हो और आपको कोई सिंगल मॉलिक्यूल चाहिए, प्योर एल्केन चाहिए, आपने कहा प्योर हमें ब्यूटेन चाहिए या प्योर इथेन चाहिए, तो आप इस तरह से नहीं करा सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपको यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा, और जो तीनों का मिक्सचर होगा उसको सेपरेट करना क्या हो जाएगा, उतना ही टफ हो जाएगा। भाई देखो, रिएक्शंस को कराना टफ नहीं है, रिएक्शन को सेपरेट, उसमें जो रिएक्शन मिक्सचर बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट में से आपको जो सेपरेट करना है वो सेपरेशन बहुत टफ होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन जो है वो बहुत टफ होता है, इस वजह से हम लोग इस रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली आपसे पूछ सकता है कि बताओ क्या होगा अगर हम वुड्स रिएक्शन में या सोडियम से रिएक्शन करा दें 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड से, तो आप देखोगे कि 3 टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्या ये प्रोडक्ट बनाना सबको क्लियर है? तो ये प्रोडक्ट्स क्लियर नहीं हुए सर, बस क्या क्लियर नहीं हुए? मतलब सर डायरेक्ट बस देख लेंगे ऐसे बनेगा प्रोडक्ट्स, क्या मतलब डायरेक्ट ऐसे देख लेंगे? मतलब 2 R, एक R और एक RX वाला आएगा, R की R डैश। फिर जो आपने सेकंड प्रोडक्ट लिखा है सर वो, तो एक बार आपके पास मॉलिक्यूल, अगर मान लो आपके पास जो सॉल्यूशन है या मिक्सचर जो आपने लिया है उसमें ये भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसके, तो ये 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तो CH3 और CH3 बनेगा, Na के साथ 2 NaCl बन जाएंगे। जिस समय आपके ये केवल रिएक्शन करेगा तो 2 CS मतलब CH3 CH2 2 मॉलिक्यूल आएंगे, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH2, समझ गए मतलब इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस समय। तो एक बार पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई केवल ये हो, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी केवल ये आपस में रिएक्शन करें, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लें। अब यह समझ सबको आ गया? चलो, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो जो आप मिक्सचर में बात करोगे। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सिंथेसिस। पहली आपने क्या पढ़ी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपने बनाया, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई है निकल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो जितने भी जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां पे भी आपको दिखे ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सबको ब्रेक कर दो और एल्केन में कन्वर्ट कर दो। दूसरा आपने देखा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में 2 रिएक्शंस आपने पढ़ी है। पहली आपने सिंपल जिंक एसिडिक मीडियम में जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हो तो एल्केन फॉर्म हो रही है। यहाँ पे आप देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे आपका पहला जो रिएक्शन है इसमें जितने कार्बन के आपकी रिएक्टेंट था उतने ही कार्बन का आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, जितने कार्बन का रिएक्टेंट था उतने ही कार्बन का प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। दूसरे में आप देखो तो यहाँ पे भी वही हो रहा है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में, जब हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, जितने कार्बन का आपका रिएक्टेंट था उतने ही कार्बन का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। नाउ व्हाट अबाउट वुड्स रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्या इसमें जितने कार्बन का आपका रिएक्टेंट था उतने ही कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा है? नहीं, आप देखें डबल हो जा रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे आपका डबल एल्काइल एल्केन फॉर्म हो रही है, डबल कार्बन कंटेनिंग एल्केन फॉर्म हो रही है। तो कई बार क्या होता है कि अब देखो ये वाली जो रिएक्शन है ना, जो लास्ट आपने एग्जांपल कराया है, ये एग्जांपल बहुत ठीक नहीं है। ठीक होने का मतलब आप इसमें मिक्सचर पा रहे हो, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं मिल रहा है आपको, और मिक्सचर मिलना बहुत सही नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली ये बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं है। तो ये कहा जाता है कि वुड्स रिएक्शन में हम इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स फॉर्म करते हैं, मतलब मेन जो मेजर हमारा प्रोडक्शन का जो पर्पज होता है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स हम बना सकते हैं, ऑड नंबर नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? आप देखो ये जब आप ऑड नंबर बनाने जाओगे तो वहां पर रिएक्शन मिक्सचर मिलेगा आपको, इंडिविजुअल नहीं मिलने वाला कभी। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हम जो आपका वुड्स रिएक्शन है उसमें इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरा पॉइंट होता है इस रिएक्शन में हम मीथेन नहीं बना सकते हैं। क्या आप मीथेन फॉर्म कर सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, वो तो वैसे भी ऑड नंबर में आ गया, मतलब किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक कार्बन का बने।
क्योंकि दो दो मॉलिक्यूल्स जब ऐड होंगे तो मिनिमम 2 कार्बन तो आएंगे ही आएंगे, 2 से कम तो हो ही नहीं सकते। तो मेथेन फॉर्मेशन आप कभी कर ही नहीं सकते इससे। तो ऐसा नहीं कि हम ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो आपका मिक्सचर फॉर्म होता है, इसलिए बहुत सही नहीं होती रिएक्शन। तो हम इवन नंबर ही बनाते हैं। देखो इवन नंबर बनाने में आपको प्योर फॉर्म में मिल जाता है, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होती। क्लियर है क्या ये सारे पॉइंट्स? Yes, sir. नाउ थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी दो तरीके से प्रिपेयर करते हैं हम। एक आपका होता है, इसमें ए है, बाय यूजिंग सोडा लाइम। ये रिएक्शन आसान होती है, कुछ नहीं है, आप कार्बोक्सिलिक एसिड लो और उसकी रिएक्शन, मतलब उसका सॉल्ट ले लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसकी रिएक्शन आप करा दो सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH का मिक्सचर, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। ये क्या है आपका? सोडा लाइम। ठीक है ना? तो जो आपका रिएक्शन मिक्सचर होता है किस किस का? NaOH का और आपका कैल्शियम ऑक्साइड का, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं सोडा लाइम। इसकी रिएक्शन जब आप कराते हो तो यहाँ पे आपको देखो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल जो बनेगा वो एल्केन जो फॉर्म होगी वो होगी CH4। आपको बस ये वाला ग्रुप उड़ा देना है इसमें, इस पूरे के पूरे ग्रुप को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देना, COOH जो है वो हटेगा। अब जो COOH हटेगा तो COO यानी CO2 फॉर्म होगा, और CO2 यानी आप कह सकते हैं कार्बोनेट के फॉर्म में यहाँ पे बनेगा Na2CO3। जब भी आप रिएक्शन कराते हो सोडियम कार्बोक्सिलेट की विद द हेल्प ऑफ या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप सोडा लाइम से कराओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक कार्बन कम की एल्केन मिलेगी। देखो जरा, एक कार्बन कम मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपके पास है CH3 CH2 COO Na, इसकी रिएक्शन कराओ आप सोडा लाइम से, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH, तो बताओ क्या बनेगा? प्रोडक्ट बताओ जरा फटाफट, प्रोडक्ट क्या होगा? बोलो यार। हेलो सर CH3 yes प्लस CH3 और CH3, और ये तो आपका यहाँ से रिमूव हो जाना है सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में। भाई बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही एक अच्छी बात होती है कि बाई प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। वहां पे बाई प्रोडक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना मेन प्रोडक्ट होता है, बट ऑर्गेनिक में हमें इस सबसे कोई मतलब नहीं। आप डायरेक्ट इस प्रोडक्ट को बनाओ, आगे दूसरी चीजों को इग्नोर कर दो, चलेगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा। अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास साइक्लोहेक्सेन वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड Na, अब इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से कराओ, तब क्या बनेगा? तो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म होगी। Yes, sir. तो इस तरह से आप जब सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हो तो ये होता है। एक तो तरीका होगा ये कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे फॉर्मेशन करना है तो क्या करोगे। दूसरा बी, ये आपका इंपॉर्टेंट वाला। तो देखो अब आपको करना क्या है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में, आप जो एसिड का सॉल्ट है सोडियम सॉल्ट, उसका एक्वस सॉल्यूशन लो और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओ। हमने 2 इलेक्ट्रोड ऐड किए हैं। अब देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? एनोड, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड। एनोड और कैथोड किस कैसे डिफाइन कैसे करते हो आप? किसे एनोड कहते हो, किसे कैथोड कहते हो? तो एनोड वो जहां पे एनाइन से इकट्ठे होते हैं जिस इलेक्ट्रोड पे, और कैथोड वो होता है जहां पे कैटाइन से इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अब देखो जब आप रिएक्शन की बात कराओगे, हेलो
यस यस सर। जब आप रिएक्शन की बात कराओगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एट एनोड क्या होगा। सो एट एनोड और एट कैथोड दोनों जगह रिएक्शन कैसी होगी वो देखना है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ कि एनोड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन होता है। एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा होता है आपका ऑक्सीडेशन। कैसे पता हमें? देखो इलेक्ट्रोड है प्लस चार्ज, यानी जो भी स्पीसीज पे आएगी वो नेगेटिव स्पीसीज आएगी, और नेगेटिव स्पीसीज आई तो ये उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये इलेक्ट्रोड किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब जब मॉलिक्यूल आएगा, जैसे प्लस पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो तो ऑक्सीडेशन ही कहलाता है ना। और कैथोड पे क्या होगा, जब वो कैथोड पे जाएगा प्लस स्पीसीज, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, वो वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कोई मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो कैथोड पे आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनोड पे आया कौन कौन है। तो एनोड पे आपका एक तो RCOO माइनस आएगा। भाई सॉल्यूशन में जैसे ही आपका सॉल्ट जाएगा RCONA, ये डिजोल्व होके RCO माइनस और Na प्लस बनाएगा। तो RCOO माइनस आपका चला जाएगा कहाँ पे, एनोड पे। और दूसरा यार यहाँ पानी भी तो प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि पूरी की पूरी रिएक्शन तो आप पानी में ही करा रहे हो ना, तो पानी तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। तो एनोड पे ये दो लोग हैं, RCO माइनस है और पानी है। कैथोड पे कौन कौन है, Na प्लस पहुंचेगा और पानी तो वहां पे पहले से है ही। अब किसका ऑक्सीडेशन हो और किसका रिडक्शन हो, जब आपके पास दूसरा कोई मॉलिक्यूल ना हो। इफ वी हैव अ सिंगल एनायन और सिंगल कैटायन एट एनोड एंड कैथोड, एनोड पे सिंगल एनायन है, कैथोड पे सिंगल कैटायन है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी एनायन का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो सीधे सीधे। लेकिन जब आपके पास मोर देन वन स्पीसीज हो किसी एक इलेक्ट्रोड पे, तो फिर ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्या आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वर्ड पहले सुना है? नो सर। नो सर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी टेबल है जो हमने टेबल में अरेंज कर रखा है, कुछ स्पीसीज को, कैटायन एनायंस को, अदर एलिमेंट को, जो ये बताता है कि कौन पहले रिड्यूस होगा या कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा। वो एक टेबल है जिसमें हमने डिफरेंट स्पीसीज को फिल कर रखा है, और उस स्पीसीज को, मतलब उस टेबल की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि अगर कंपटीशन हो, जैसे RCO माइनस और H2O, अब दो के बीच में कंपटीशन है कि कौन इलेक्ट्रॉन दे, RCO माइनस दे या H2O दे, तो फिर यहाँ पे वो टेबल डिसाइड करेगी, अच्छा ये देगा, ये नहीं, पहले नहीं देगा। ऐसे सिमिलर केस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेने की बात आ रही है, तो Na प्लस और H2O में कौन इलेक्ट्रॉन ले, ये भी कौन डिसाइड करेगा बताओ, वो टेबल डिसाइड करेगी। तो उस टेबल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो ये हमारा 12th का पार्ट होता है, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे बात करते हैं। देखो एट एनोड क्या होता है, आपका जो RCO माइनस है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, RCO माइनस दो मॉलिक्यूल लेके आओगे आप, तो ये आपके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करके -2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCOO फ्री रेडिकल। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करेगा, रिलीज कर देगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया तो फ्री आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले ये बना। और सर ये यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन इसलिए लूज कर रहा है क्योंकि सर दो मॉलिक्यूल है, मतलब दो एनायन है। हाँ, दो एनायन है, दो मॉलिक्यूल आपके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ये फर्दर क्या करता है, आपका बनाता है फ्री रेडिकल एल्काइल ग्रुप का, और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। मतलब ये बॉन्ड आपका बेसिकली टूटेगा, कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड। इस बॉन्ड के आपके देखो क्या होते हैं, मतलब R हो, यहाँ पे कोई R एल्काइल ग्रुप जो है वो R है, R रेडिकल।
यहाँ पे आपका ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये R के पास चला जाएगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा इस बॉन्ड के बीच में, और एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, देखो CO2 मॉलिक्यूल बना ली। देखो जरा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बना। ये पॉइंट समझ में आया? बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब समझ में आया? देखो yes, ये जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया R पे, सो R रेडिकल बन गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में चला गया। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया और एक ऑक्सीजन वाला आया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बीच में आ गए, तो देखो डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे, तो CO2 निकल गया, R Yes, sir. रेडिकल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखो 2 मॉलिक्यूल लिए थे, स्टार्टिंग की थी कितने मॉलिक्यूल से? 2, तो यहाँ पे भी 2 बनेंगे, और CO2 कितने बनेंगे? CO2 भी 2 बनेंगे, प्लस 2 CO2। ये तो हो गया आपका कहाँ पे? एनोड पे रिएक्शन, जिसमें आपका रेडिकल बने। और ये अब ये रेडिकल जो होंगे R रेडिकल, ये R रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और बना लेंगे, भाई वो एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास एक्स्ट्रा जो लेके घूम रहे हैं बाहर, तो दोनों क्या करेंगे? बॉन्ड शेयर करेंगे और बना लेंगे 2R रेडिकल जो हैं वो कंबाइन होंगे और R बना लेंगे। ये रिएक्शन होगी आपकी कहाँ पे? एनोड पे। व्हाट अबाउट कैथोड? सो कैथोड पे अब कंपटीशन है Na+ और H2O के बीच में कि कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका सोडियम से ज्यादा एक्टिविटी होती है पानी की कि वो इलेक्ट्रॉन ले ले। आप वैसे भी समझ सकते हो यार, सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है जब वो Na के फॉर्म में होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उसकी बहुत ज्यादा होती है, तो गेन करने की टेंडेंसी उतनी घटिया हो जाती है। लूज करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी? उतनी घटिया। अब पानी के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब सोचो कि पानी के मॉलिक्यूल्स अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? क्या ऑक्सीजन के पास ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले? अगर H2O मॉलिक्यूल में देखें तो एक तो आपका हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन O2- के फॉर्म में, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में। तो यार ऑक्सीजन तो जितने इलेक्ट्रॉन ले सकता था वो पहले से लेके बैठा हुआ है, बोलो यार। अब अगर टेंडेंसी किसी के पास बच रही तो वो हाइड्रोजन है H+ जो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनेगा H रेडिकल बनाएगा प्लस OH- बनाएगा, और 2 मॉलिक्यूल अगर आप लोगे 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 H-, 2 OH-, H रेडिकल और 2 OH-, और ये 2 आपका रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे बताओ? हाइड्रोजन गैस बना देंगे जो कि बाहर निकल जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और हाइड्रोजन गैस बना देंगे। इस तरह से होगा। अब ये तो है बेसिक लेवल पे या मैकेनिज्म के लेवल पे कि क्या हो रहा है। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहें इग्नोर कर सकते हैं, कुछ नहीं है। आप सीधा सीधा डायरेक्ट याद रखिए कि इन इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जब हम 2 मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स पानी के लेते हैं, एक्वस मीडियम में करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है देखो, एक तो एल्केन बनती है RR प्लस 2 CO2 के मॉलिक्यूल बनते हैं, प्लस एक हाइड्रोजन बन रहा है, और प्लस आपका मतलब साइड प्रोडक्ट का तो कोई मतलब है नहीं, 2 बनेंगे का NaOH। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ओवरऑल प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए कि ओवरऑल प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो देखो क्या क्या बन रहा है। एक मॉलिक्यूल आपका बनेगा RR प्लस 2 CO2 के मॉलिक्यूल बने, प्लस आपका एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना, प्लस 2 बन गए NaOH। देखो जरा हमने यहाँ पे रिएक्शन कराई है। यहाँ पे जब आपने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो आपको फाइनली 2 CO2 मिले हैं और एक मॉलिक्यूल RR मिला है, ये एनोड पे मिला। और व्हाट अबाउट कैथोड? कैथोड पे एक तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिल गया जब 2 पानी लिया आपने तो, और साथ में 2 OH- बने। तो यार ये बताओ 2 OH- और 2 Na+ तो वहां पे प्रेजेंट ही है, तो Na+ और OH- मिलकर क्या बना लेगा? NaOH। यस Yes, sir. तो ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या होगी? आपको कार्बन की RR एल्केन मिल जाएगी, 2 CO2 एक H2। इस बाई प्रोडक्ट से कोई ज्यादा मतलब है नहीं, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये जो रिएक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि आपको अगर आपने मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस लगाए हों
लगा के ही। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे आगे, अभी तो नहीं मिलेंगे लेकिन अब आगे मिल सकते हैं। जो क्वेश्चंस की हम बात करेंगे उसमें वो क्या कहता है कि देखो हम सोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे यहाँ पे ध्यान से सुनो एक क्वेश्चन, हमने कहा एट रूम टेम्परेचर पे हम कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, और वो करा रहे हैं किसकी, सोडियम एसीटेट की। ठीक है, सोडियम एसीटेट की कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कराई। जैसे एग्जांपल देखो आप, मतलब ये इसका बोर्ड का क्वेश्चन तो नहीं है, या आप कह सकते हैं इसमें तो रेयरली क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे आगे आपको कि देखो अगर हम सोडियम एसीटेट की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो आपसे पूछता है, अगर मान लो हमने 1 मोल सोडियम एसीटेट लिया और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दी एक्वस मीडियम में, तो फिर वो पूछता है कि एट रूम टेम्परेचर बताओ कितने लीटर गैस बनेगी। पॉइंट समझ में आया? तो देखो आप क्या कहोगे, पहले तो यहाँ ये पता करो प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो एक मॉलिक्यूल क्या बनेगा, CH3 साथ में 2 CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे और साथ में एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, और NaOH निकल जाएगा, वो एक्वस सॉल्यूशन में ही रहेगा। तो आपके पास ये 3 गैसें बन रही है, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। 1 मोल सोडियम एसीटेट की अगर आपने हाइड्रोलिसिस कराई है 1 मोल की, देखो यहाँ 2 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल, 2 मोल और 1 मोल, टोटल 4 मोल गैस बनी जब आप 2 मोल ले रहे हो तो। यस सर। अगर आप यहाँ 1 मोल लोगे तो कितने मोल गैस बनेगी, 2 मोल। हाँ ये आपका आधा मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा, ये आधा मोल बनेगा, ये ओवरऑल गैस Yes, बन sir. जाएगी आपकी 2 मोल। तो 2 मोल गैस का STP पे वॉल्यूम कितना होगा, 44 लीटर 44.8 44.8 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अब मोल नहीं दे दिया उसने, मास दे दिया, कहेगा इसका कुछ मास है जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस में डाला, तो बताओ गैस का अमाउंट कितना होएगा। तो यार कोई इश्यू थोड़ी ना, उसमें मोल्स निकाल लो और मोल्स के हिसाब से कंपेयर कर लो। तो हमें इसके लिए पता क्या होना चाहिए, बैलेंस रिएक्शन पता होनी चाहिए। जब आप 2 मोल की रिएक्शन करा दो 2 CO2, क्यों 2 CO2, जितने भी मोल्स की रिएक्शन कराओगे देखो उतने CO2 बनेंगे, तो 2 मोल्स से कराए तो 2 CO2 बनेंगे, ठीक है ना। और आपके CH3 कंबाइन हो रहा है तो हमेशा 2 मोल्स एक साथ लेने पड़ेंगे या 2 मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्शन करेंगे आपके, क्योंकि 2 R ग्रुप चाहिए, तो एक से R आया मॉलिक्यूल से, दूसरे R आया, दूसरा मॉलिक्यूल से दूसरा R आया, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस में क्लियर है? यस सर। तो ये दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन। इस तरह से हम क्या करेंगे, एल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे। अब बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज की, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हुई, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखें जरा एल्केन्स की प्रॉपर्टीज। देखो एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले बात करते हैं इनकी स्टेट। तो कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 4 तक ये गैस होते हैं। मतलब क्या है, मतलब आपकी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, गैस हैं, ठीक है। और कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 17 तक आपके लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और कार्बन नंबर 18 टू ऑनवर्ड आपके क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये एट रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है ना। यू कैन से एट रूम टेम्परेचर, मतलब जो भी हम जब टेम्परेचर मेंशन नहीं किया जाता है तो हम पहले ही जानते हैं कि रूम टेम्परेचर की कंडीशंस को मान लेते हैं। तो एट रूम टेम्परेचर यू कैन सी कि कार्बन नंबर 1 टू 4 जो एल्केन होती हैं वो सब की सब क्या होती है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, और 5 टू 17 जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और 18 और 18 के बाद वाले जो होते हैं वो सबके सब आपके क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जरा, जो आपका पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम तो जानते हैं सब लोग, क्रूड ऑयल। यस सर। जो क्रूड ऑयल निकलता है उसमें जब भी जैसे कहीं पर अगर
कहीं पर भी अगर ऑयल निकलता है ना, तो पहले क्या होता है कि जब उसमें बोरिंग करके नीचे मशीनें भेजी जाती हैं, तो जब बोरिंग करते हैं तो सबसे पहले गैसेस निकलती हैं, और उन गैसेस को हम नेचुरल गैसेस कहते हैं, ठीक है ना। जो हम वो सीएनजी वगैरह में यूज करते हैं वो सब वही गैसेस होती हैं, उनको एज इट इज हम सीएनजी में यूज कर लेते हैं। तो वो जो गैसें होती हैं वो आपके यही होती हैं, 1 to 4 कार्बन कंटेनिंग होती हैं, ठीक है ना। 1 से 4 नंबर तक के कार्बन कंटेनिंग गैसेस होती हैं। इवन आपका जो एलपीजी सीएनजी जो आप सब पढ़ते हो, देखा हुआ है, इनमें भी आपकी यही एल्केन वाली ही गैसेस होती हैं, 1 to 4 कार्बन की, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो एलपीजी सीएनजी वगैरह जो होते हैं वो 1 to 4 कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उसके बाद पेट्रोलियम जो लिक्विड फॉर्म होते हैं, जिसमें आप बात करते हो पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, उसमें आपके कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 17 तक होते हैं। जो सारे लिक्विड होते हैं वो सबके सब आपके इसी के होते हैं, जो इतना भी आपका पेट्रोल हो, केरोसिन ऑयल हो, डीजल हो। देखो पेट्रोल में आपका मतलब इसमें भी फिर अलग अलग आता है। पेट्रोल में जो है 5 to 8 और 9 तक होते हैं कार्बन, जो पेट्रोल में प्रेजेंट होते हैं। फिर 10 to 14 और 15 तक जो होते हैं आपके, वो केरोसिन ऑयल होते हैं। फिर उसके बाद डीजल हो जाता है लास्ट में। तो इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वेरी करते हैं अलग अलग, हालांकि वो हमें सब याद नहीं रखना है, बस आप इतना पता रखो कि आपके पास क्या क्या कितने नंबर से कितने नंबर कार्बन तक आपके किस किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है, ठीक है। देन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एल्कीन और एल्काइंस के कंपैरिजन में क्या होंगे बताओ, कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे। कम होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो आपके नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं, और यहाँ पे जो अट्रैक्शन होंगे वो वीक लैंडन फोर्सेस लगेंगे। वीक लैंडन फोर्सेस आपके यहाँ पे क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे। सॉल्युबिलिटी की बात करो तो यार नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा इजीली डिजोल्व होते हैं एज कम्पेयर टू पोलर सॉल्वेंट में। तो पानी में तो इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत घटिया हो जाएगी। यस, yes. यस सर। तो अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी, तो एल्केन्स जो हैं, एल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, these are non-polar molecules, non-polar molecules। जब non-polar molecules हैं तो आप एक स्टेटमेंट जानते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, पोलर मॉलिक्यूल किसमें डिजोल्व होगा बताओ, किस तरह के सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं डिजोल्व होंगे कहाँ पे बताओ, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट। जैसे आपने कहा कि बताओ HCl है या HBr है, HI है, HF है, क्या ये पानी में सॉल्युबल होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। क्यों? Yes, क्योंकि sir. दे आर पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट, पोलर पानी पोलर सॉल्वेंट है, और HCl, HBr, HI ये सब पोलर मॉलिक्यूल हैं, तो पोलर पोलर में डिजोल्व हो जाएगा। तो क्या ये बेंजीन में डिजोल्व होंगे? तो यार बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और ये पोलर है तो ये बेंजीन में डिजोल्व नहीं होंगे। NaCl, नमक, नमक बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट का एग्जांपल हो, तो आयनिक हो गया ना। तो पोलरिटी मतलब एक्सट्रीम है, मैक्सिमम पोलरिटी है। यार ये पानी में तो बहुत अच्छे से डिजोल्व होता है, आप जानते हैं, लेकिन जैसे आप बेंजीन में डिजोल्व करने जाओगे तो बेंजीन में डिजोल्व नहीं होगा। पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। तो यहाँ पे आपके पास जो एल्केन्स हैं दे आर नॉन पोलर, नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगी, ना कि पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। सो हम कह सकते हैं एल्केन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या करें? नॉन सर पोलर एक मिनट सॉल्वेंट, ऊपर कर दीजिए। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे, नॉट इन पोलर सॉल्वेंट, नॉट इन पोलर सॉल्वेंट। समझ गए बात को? So और like dissolves like का मतलब क्या है सर, एक और बता दीजिए। ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है।
पोलर मॉलिक्यूल्स डिजोल्व होंगे किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर डिजोल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। पोलर मॉलिक्यूल्स पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे। लाइक डिजोल्व्स लाइक। HCl पानी में डिजोल्व होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्या ये CCl4 सॉल्वेंट है? CCl4 नॉन पोलर है, क्या इसमें डिजोल्व होगा? नहीं। क्या बेंजीन में डिजोल्व होगा? नहीं। एल्केन है कोई, हमने कहा आपके पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन को अगर आप पानी में डिजोल्व करो तो क्या है पानी में डिजोल्व होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको बेंजीन में डिजोल्व करोगे या किसी अदर पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे तो सॉल्युबल हो जाएगा। पेट्रोल बताओ, पेट्रोल तो आपका हाइड्रोकार्बन है नॉन पोलर, तो क्या पेट्रोल को पानी में डालते हो तो क्या वो सॉल्युबल हो जाता है कि अलग अलग लेयर बनाता है? अलग अलग लेयर बना अलग देता अलग है। लेयर में सेपरेटेड रहता है। तो ये नॉन पोलर है, इस वजह से पानी में घुलता ही नहीं, क्योंकि पानी जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर में जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में जाएगा। अभी क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो बढ़िया। देन इसके बाद हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट घटिया होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लो बॉइलिंग पॉइंट and melting point than other hydrocarbons or unsaturated hydrocarbon than unsaturated hydrocarbons, ठीक है, क्योंकि उसमें पोलर मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रिक्टली नहीं है बट कहीं कहीं पे आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो यार यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हैं, और जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके बीच में किस तरह के इंटरेक्शन होते हैं, किस तरह के आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं? वॉन्डरवॉल टाइप के, यानी लंडन फोर्सेस होते हैं, यस जो कि बहुत वीक होते हैं। Yes, sir. तो इजीली सेपरेट कर सकते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट घटिया होंगे। अब जब आप बात करते हो वॉन्डरवॉल ऑफ फोर्सेस की, तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो होते हैं मास पे डिपेंड करते हैं। अगर पोलैरिटी फैक्टर नहीं है तो मास पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे मास बढ़ेगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, आप नोबल गैसेस को देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सबको देखोगे आप अगर, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो रहे हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो हीलियम से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका नियॉन का होगा, फिर आर्गन, फिर जिनॉन, ये सारे के सारे क्रिप्टॉन, जिनॉन सारे नीचे बढ़ते जाएंगे। क्यों? क्योंकि मास बढ़ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है एटम्स में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होंगे, मास जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ, एक और पॉइंट को लिखते हैं कई बार मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का, चलिए उसको तो अपन बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सीधे आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? देखो यार, केमिकली आपको पहले ही बोल दिया था हमने कि इन्हें पैराफिन्स बोलते हैं। पैराफिन्स बोलने का मतलब ये था कि ये एसिड बेस और ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट जो है, मतलब अदर रिएजेंट्स जो हैं, उनसे इजीली रिएक्शंस नहीं करते हैं, बहुत आसानी से रिएक्शन करने वाले नहीं है। बट स्टिल की अगर मान लो हम रिएक्शन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे करा दें तो रिएक्शन हो जाएगी, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसमें पहली रिएक्शन जो होती है, दिस इज हेलोजनेशन रिएक्शन। हेलोजनेशन रिएक्शन जो होती है वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नंबर 1 है हेलोजनेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि आप लाइक CH4 की रिएक्शन करा रहे हो किसी हेलोजन से, इसमें आपका, अब ये जो रिएक्शन है यहाँ पे हेलोजन या तो क्लोरीन होता है या ब्रोमीन होता है।
फ्लोरीन और आयोडीन बहुत ज्यादा रिएक्शन करने की कोशिश नहीं करते, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बनता है CH3X और प्लस HX। अब ये जो रिएक्शन होती है वो या तो आप सनलाइट की प्रेजेंस में करा दो, सनलाइट में मतलब जैसे आप अल्ट्रावायलेट रेज की रेंज की एनर्जी डालोगे तब ऐसा कुछ होगा, या फिर हम कहें हाई टेम्परेचर से करा दो, हाई टेम्परेचर में रिएक्शन कराओ। हाई टेम्परेचर में कितना, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास लेके जाओगे तो रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस पे तो ये इजीली रिएक्शन करने वाले नहीं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर हमने आपसे कहा कि बताओ CH4 की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। हाँ प्लस HCl। अब बाई प्रोडक्ट का कोई यहाँ पे जरूरत नहीं होती है लिखने की, देख सकते कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा इजीली कंट्रोल नहीं होती है। अनकंट्रोल का मतलब क्या है, एक बार एक CH3 निकल, एक हाइड्रोजन निकल गया, वहां पे Cl जुड़ गया, फर्दर आपके पास मिक्सचर में क्लोरीन बचा है और सनलाइट की प्रेजेंस है, तो होगा क्या, आपका दूसरा हाइड्रोजन भी क्या होगा, क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, CH2Cl2 और HCl। फर्दर क्या होगा, जो CH2Cl2 है फिर से कोई अनदर Cl2 मॉलिक्यूल HNO की प्रेजेंस में आएगा और क्या करेगा, CHCl3 बना सकता है, HCl। और फर्दर क्या होगा बताओ, ये भी पॉसिबिलिटी कि फर्दर आपका लास्ट जो हाइड्रोजन है वो भी यहाँ पे क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए और CCl4 बना ले, साथ में HCl बना ले। समझ में आया क्या? ये कब होता है, ऐसी रिएक्शन कब होती है, जब आप क्लोरीन को एक्सेस में ले रहे हो। अगर आप क्लोरीन लिमिटिंग लें तो फिर आपका एक ही क्लोरीन आपका ब्रेक होगा, इक्वल अमाउंट ले रहे हैं तो एक से ज्यादा क्लोरीन ब्रेक नहीं हो पाते हैं। तो जनरली आपकी यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो नॉर्मली जो रिएक्शन होती है उसमें तो मिक्सचर ही मिलता है, ये सारे के सारे वहां पे फॉर्म हो जाते हैं, मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ वो अलग बात है कि हम हाइपोथेटिकली किसी कंडीशन को मेंशन कर दें कि भाई केवल मोनो हेलोजनेशन हो रहा है, केवल एक ही, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, पहली रिएक्शन जो हो रही है, मतलब अगर केवल और केवल ये प्रोडक्ट बने तो हम कहेंगे मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बना है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन एक ही है। ये क्या होगा आपका, डाइक्लोरिनेशन, ट्राइक्लोरिनेशन और टेट्राक्लोरिनेशन। एक क्लोरीन जुड़ा, दो जुड़े, तीन जुड़े, चार जुड़े, लाइक इस तरह से, ठीक है ना। यस सर। यस इसमें सर। लास्ट पेज खोल दीजिए, क्या कह रहे हैं, लास्ट पेज खोल दीजिए अपना। हाँ कोई और भी बोला था कुछ, क्या बोल रहे थे, हो गया सर। हो गया। देखो तो नॉर्मली जो हम कराते हैं रिएक्शन वो मोनो हेलोजनेशन कराते हैं, लाइक एग्जांपल हमने कहा CH3 इसकी रिएक्शन आप करा दो क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनेगा, CH3 CH2Cl और साथ में HCl बन जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं रिएक्टिविटी के, क्वेश्चन वो पूछता है कि बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो हेलोजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, उससे कम होता है क्लोरीन, उससे कम होता है ब्रोमीन, उससे कम होता है आयोडीन। देखो जो आपका फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्शन करता है, इतना वायलेंट होता है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल। समझ रहे बात को? तो हम इसकी रिएक्शन कराते नहीं, वो सारे बॉन्ड वॉन्ड तोड़ ताड़ देगा और फिर वहां पे जितने भी फ्लोरीन एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे हैं अगर रिएक्शन करेंगे तो बहुत वायलेंट, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और सारे बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं। इस वजह से हम फ्लोरीन की रिएक्शन तो नहीं कराते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन होती है वो वायलेंट रिएक्शन होती है, ठीक है ना, दिस फॉर्म ऑफ वायलेंट रिएक्शन, इस वजह से हम इसको नहीं कराते हैं, ठीक है। और I2 जो है वो बहुत स्लो रिएक्शन होती है, आयोडीनेशन जो होता है ये आपकी स्लो रिएक्शन करता है, इतना स्लो रिएक्शन करता है कि इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है और इसको फर्दर कराने के लिए हमें दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूरत पड़ती है, स्लो रिएक्शन होता है। जब आप किसी
आयोडीन की रिएक्शन किसी मॉलिक्यूल से कराओगे, लाइक हमने CH4 से कराई आयोडीन की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो होगा क्या, बनेगा क्या बताओ, CH3I बनेगा और प्लस HI बनेगा। लेकिन ये जो HI होता है ना, ये HI आपका वापस से आयोडीन निकाल के और क्या बना लेता है, I2, मतलब ये और ये मिलके फिर से आपका क्या बना लेंगे, I2 और CH4, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो अब बताओ, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ से हम HI को गायब कर दें तो आपकी रिएक्शन मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। Yes, sir. इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम में ये तो लीच एटले प्रिंसिपल तो पढ़ा है ना सबने, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे। तो होता क्या, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो उसमें आप वन ऑफ द प्रोडक्ट अगर हटा लोगे तो रिएक्शन क्या होगी, के की वैल्यू को फिर से अचीव करने के लिए रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डायरेक्शन जो है मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर HI को रिमूव कर लोगे तो आपका मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा। तो HI को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा रिएजेंट यूज कर लेते हैं, कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लाइक HiO3 और HNO3, इनमें से किसी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का यूज कर लो आप, और इनकी रिएक्शन आप किससे करा दो, आयोडीन से करा दो। सो यू विल फाइंड नॉट आयोडीन, सॉरी, मतलब HI जो बन रहा है इसमें, जैसे आप HI से रिएक्शन कराओगे क्या करेगा, उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर लेगा और H2 बना लेगा। तो यहाँ पे आपका जो बनने वाला HI था वो वापस से इससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो ये आपका एज इट इज रिएक्शन में पड़ा रहेगा। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब इसमें दूसरा रिएक्टिविटी ऑर्डर है आपका हाइड्रोजन का। सर 1 मिनट पीछे कर लीजिए, नोट करना है। देखो यहाँ पे जो आपने HiO3 लिया है और HNO3 लिया है, दे आर एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इनका यूज करना है। दूसरा आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है एल्काइल हैलाइड एल्केन का, कि एल्केन किस तरह से रिएक्शन शो करेंगे। अभी तो आपने क्या किया, हेलोजन की ही बात की। दूसरा हम बात करते हैं एल्केन्स की, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स। तो इसमें आपका टर्सरी 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम 2 डिग्री हाइड्रोजन, उससे कम 1 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे आपके पास एग्जांपल है, हमने कहा बताओ CH3 CH2 CH3 और CH3। नाउ वी हैव 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन। देखो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। ठीक है, तो अगर मान लो हमने यहाँ पे मोनो हेलोजिनेशन कराई, मोनो हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ, आपने केवल एक ही क्लोरीन जोड़ा है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो बताओ कहाँ जाके जुड़ेगा वो एक क्लोरीन, 3 डिग्री पे। 3 डिग्री पे जुड़ेगा, यहाँ पे वो क्लोरीन आके जुड़ेगा, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इजिली रिप्लेस होगा। अच्छा, ये जो रिएक्शन हो रही है, तो क्या आप इस रिएक्शन को नाम बता सकते हैं किस तरह की रिएक्शन हो रही है? वो अपन जो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन टाइप पढ़ते थे ना, उस टाइप में किस टाइप की रिएक्शन आपको ये लग रही है? जैसे सब्स्टिट्यूशन ना, देखो हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन तो जोड़ रहे हो आप, तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें आपका 3 डिग्री हाइड्रोजन इजिली सब्स्टिट्यूट होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, और सबसे घटिया तरीके से निकलेगा 1 डिग्री से। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो इसका रीजन आता है मैकेनिज्म से। अब ये मैकेनिज्म की बात करेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे क्यों हो रहा है ऐसा। ये पॉइंट तो क्लियर है। अब इसको देखो मैकेनिज्म क्या होती है, इसकी मैकेनिज्म हमें पढ़नी है। सो नाउ आप हेडिंग डाल लेंगे मैकेनिज्म। कैसे आखिरी रिएक्शन हो रही है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है 3 स्टेप में होती है, 3 स्टेप्स रिएक्शन है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1 होता है इनिशिएशन, रिएक्शन इनिशिएट होती है।
और इस इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, जो आपका क्लोरीन है, जब आप सनलाइट से रिएक्शन कराते हो तो इसका होमोलिसिस होती है और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनते हैं। आप जानते हैं दीज आर फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये जो फ्री रेडिकल बने हैं, अच्छा फ्री रेडिकल किस तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग से बनते हैं, होमोलिसिस या हेटेरोलिसिस, हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, बोलो यार। ये दोनों ही बॉन्ड ब्रेकिंग। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं जानते तो देखो, आप जो नहीं जानते वो देख लें। तो उससे पहले ही हम नोट सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसको हटा दो। जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, बॉन्ड कभी भी ब्रेक होता है तो वो दो तरह से पॉसिबिलिटी आती है। कैसे? कोई भी, ऑब्वियसली हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। जब आप किसी कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हो, लाइक हमारे पास ए और बी है, ए बी कैसे बना होगा भाई? ए और बी में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा और इस तरह से आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा। तो जब यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करने की बात आएगी तो आपका दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक आपका होमोलिटिक और दूसरा हेटेरोलिटिक। भाई एक पॉसिबिलिटी क्या है, ईमानदारी से आपका इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, इसको दे दो, तो ये हो गया होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या फिजन जिसे हम बोल सकते हैं, होमोलिटिक फिजन और हेटेरोलिटिक फिजन। तो यहाँ पे आपका जब होमोलिटिक होगा तो होमोलिटिक में क्या बनेगा बताओ? ए फ्री रेडिकल प्लस बी, मतलब जो भी आपकी स्पीसीज बनती हैं, इन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं बताओ? फ्री रेडिकल्स। ठीक है ना, इन स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। और अगर हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो हेटेरोलिटिकली बॉन्ड किस तरह से ब्रेक हो सकता है? हेटेरोलिटिकली बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा बताओ? कैटायन बॉन्ड की एनायन। जो, हाँ, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के साथ चला जाए। हेटेरोलिटिक मतलब बेईमानी के साथ तोड़ रहे हो आप, जैसा बनने में प्रोसेस हुई थी वो प्रोसेस को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। दो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम को दे रहे हो, एक के पास कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे बनेगा ए जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्लस आ जाएगा चार्ज, दूसरा बी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो माइनस चार्ज आ गया। तो आपका क्या बना? यहाँ पे कैटायन फॉर्म हुआ और दूसरा एनायन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं कब? जब होमोलिटिक फिजन होता है। और हेटेरोलिटिक फिजन में क्या बनता है बताओ? कैटायंस एंड एनायंस बनते हैं। कैटायंस को दूसरे नाम से भी जानते हैं और एनायंस को भी जानते हैं। हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कैटायनिक स्पीसीज और एनायनिक स्पीसीज होती हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स। एग्जैक्टली। अब देखो आपका जो कैटायन है, ये जहां पे भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी उस तरफ ही अट्रैक्ट होगा। तो दिस स्पीसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को इन शॉर्ट बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं? और इसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ठीक है, और एनायन कहाँ किस तरफ अट्रैक्ट होगा? जहां पे न्यूक्लियस होगा भाई, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो उधर जाएगा, उससे अट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। हाँ, दिस इज न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। सर एक और डाउट है सर इसमें कि फिजन सर क्यों कह रहे हैं सर? क्या मतलब? बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब फिजन ही तो होता है मतलब कहीं पे भी। हाँ सर, मतलब फिजन वही ना, जो मतलब दो ब्रेक हो रहा है फिर हाँ, दिया जा रहा है। ब्रेकिंग को ही तो बोलते हैं फिजन या क्लीविंग भी। हाँ, क्लीवेज बोल सकते हो। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज क्यों होगा? सॉरी, फिर से बोलो। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज आपने लिख रखा है ना सर, वो क्यों होगा? बिकॉज एनाइन है तो एनाइन
कहाँ पे अट्रैक्ट होगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी किसी एटम में होती है तो वो न्यूक्लियस का ही तो होता है कि न्यूक्लियस का चार्ज एक्सपोज हो जाता है। यस। तो हाँ, जहाँ पे प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस कहलाता है, और प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होना मतलब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना, तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। yes, अच्छा, आप ये बताओ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है, कहीं पे भी कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो वहां पे बेसिकली होगा क्या? कोई केमिकल रिएक्शन देखो आप, जैसे मान लो हमने कहा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, 2H2 प्लस O2, ये कंबाइन होगा और H2O फॉर्म होगा। अब जरा इसको रिएक्शन को एक बार ध्यान से देखो तो यहाँ पे है क्या? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड थे और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड थे, ये आपस में कंबाइन हुए तो किस तरह के बॉन्ड बन रहे हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बन रहे हैं। तो यार रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, फिर जाके आपके प्रोडक्ट में नए बॉन्ड क्या होंगे? बने होंगे। भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर नए बॉन्ड क्या होंगे? बनेंगे। दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन। पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, ये आपकी किसी भी केमिकल रिएक्शन का पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। ठीक। तो जब आप सोचो कि जब ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे तो ओल्ड जो बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं वो दो तरीके से पॉसिबिलिटी है भाई। कोई भी, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन कर रहे हैं तो यार या तो होमोलिटिकली ब्रेक हो सकते हैं या हेटेरोलिटिकली ब्रेक हो सकते हैं। बोलो यार। yes sir, तो यहाँ पे जो स्पीसीज बनेंगी तो वो ना तो रिएक्टेंट का पार्ट है और ना प्रोडक्ट का पार्ट है, इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बन रहे हैं। तो इन स्पीसीज को हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं बताओ? सो ऐसी स्पीसीज जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्जन के दौरान जनरेट होती हैं, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। वो फाइनल पार्ट नहीं होते हैं प्रोडक्ट का, ना वो इनिशियल पार्ट होते हैं रिएक्टेंट का, वो जस्ट बीच में बनती हैं और बीच में ही खत्म हो जाती हैं। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो स्पीसीज generated during conversion of reactant into product, reactants into products in a chemical reaction are सर इसके Reaction एग्जाम्पल हम लोग क्या कह रहा सर है? ऐसे कह सकते हैं, जो भी मतलब आपने एग्जाम्पल लिया था तो उसमें O2 था सर, O2 ब्रेक हो गया सर, वो दो मतलब एटम बना होगा O का, OO सर, यहाँ पे OO जो होगा सर वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं, या तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे या कैटाइन बनेंगे या एनाइन, कैटाइन एनाइन फॉर्म होंगे। तो यार मतलब अब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो रही है, जैसे ये रिएक्शन हो रही है, तो इस रिएक्शन की कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इनका खुद का नेचर ये डिसाइड करेगा कि वो होमोलिटिकली ब्रेक होंगे या हेटेरोलिटिकली ब्रेक होंगे। ये हम पहले से या किसी भी रिएक्शन का प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, ये आप एक्सपेरिमेंटली ही पता करते हो कि किस तरह के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, मतलब बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो किसी भी तरह से हो सकता है, होमोलिटिकली भी हो सकता है और हेटेरोलिटिकली भी हो सकता है। वो रिएक्शन की कंडीशंस पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की कंडीशन में आप रिएक्शन को करा रहे हो। तो दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है?
हमने बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमेना बताई है। बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमेना हम इसलिए बताते हैं क्योंकि भाई देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन आखिर होती क्या है। तो यार केमिकल रिएक्शन कोई वो प्रोसेस या कोई भी वो प्रोसेस होती है जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं। तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। रिएक्टर में बॉन्ड ब्रेक हुए और प्रोडक्ट में बॉन्ड क्या हुए, फॉर्म हुए। दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। अब जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो बॉन्ड कितने तरह से ब्रेक हो सकते हैं, दो तरह से हो सकते हैं। तो होमोलिटिकली हो सकते हैं, हेटेरोलिटिकली हो सकते हैं। होमोलिटिकली होंगे तो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे, हेटेरोलिटिकली होंगे तो आपके यहाँ पे कैटायंस एनायंस बनेंगे। अब उन्होंने कहा कि जो बॉन्ड ब्रेक हुए तो जो स्पीसीज बन रही हैं उन स्पीसीज को हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है। और इन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बेसिस पे हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का प्रोडक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमें इंटरमीडिएट्स के बारे में पता हो कि कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है तो उसके बेसिस पे हम किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें चाहिए वाला प्रोडक्ट बनने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। तो देखो जरा, अब हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, हेलोजनेशन का मैकेनिज्म पढ़ना है। जो हमने डिसकंटिन्यू किया था उसको उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हम बात कर रहे थे हेलोजनेशन की। हेलोजनेशन रिएक्शन जो है वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स है, ये ध्यान रखना। वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन हटा के आप हेलोजन जोड़ रहे थे। ठीक है। तो इसकी अगर आप मैकेनिज्म की बात करो कि व्हाट इज मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म आपकी 3 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 जो होता ये है सारे वो मैकेनिज्म रटने हैं पूरी तरीके से, यूं समझ लें। हाँ जो भी कर सकते हो आप, समझ सकते हो समझ लो, रट सकते हो तो रट लो। हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की, अब आपकी मर्जी है आप क्या कर सकते हो। ठीक है। ओके चलो देखो, पहला स्टेप आपका है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन आपकी जो रिएक्शन का स्टार्ट करने के लिए जो ट्रिगर होता है वो यहाँ पे जनरेट होता है। जैसे मान लो आपने कहा क्लोरीन और क्लोरीन है, क्लोरीन और क्लोरीन की रिएक्शन जैसे आप सनलाइट के प्रेजेंस में कराओगे तो यहाँ पे होमोलिसिस होती है। जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो होमोलिटिकली होता है। आप कह सकते हो यहाँ पे होमोलिसिस होती है। होमोलिटिकली आपका बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा बताओ, 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनेंगे। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, ये दूसरे स्टेप में जाके इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप नंबर 2 जिसका नाम है प्रोपेगेशन। रिएक्शन प्रोपेगेट करती है, रिएक्शन कंटिन्यू होने लगती है। देखो इसमें क्या होगा, जो आपका फ्री रेडिकल था Cl फ्री रेडिकल, ये हमारा जो मॉलिक्यूल है जिससे हम रिएक्शन करा रहे हैं, CH4 से करा रहे हैं या कोई भी हाइड्रोकार्बन से करा रहे हैं, ये उससे जाके क्या करता है, रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, ये इस CH4 से हाइड्रोजन निकाल लेगा और इसको कन्वर्ट कर लेगा फ्री रेडिकल में, बन जाएगा HCl। बॉन्ड ब्रेक करेगा अगेन, और ये खुद आपका हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, फ्री रेडिकल में, और खुद आपका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। आपके पास Cl फ्री रेडिकल था, ये क्या करेगा, जो आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसके हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना है, देखो ये वाला, इसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये भी होमोलिटिकली टूटेगा फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में। एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा आपका CH3 के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ क्लोरीन के बीच में आ जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा। दोनों HCl के बीच में एक बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो, और CH3 के पास क्या बचा, अपना वो फ्री रेडिकल। ठीक है ना? यस सर। अब ये जो फ्री रेडिकल है, फिर देखो फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में आपका फिर से क्या होगा, होमोलिसिस होगी। Cl मॉलिक्यूल है जिसमें आपका क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ये आपका इलेक्ट्रॉन तोड़ के लाएगा, तूने हमारा तोड़ा तो हम तेरा इलेक्ट्रॉन तोड़ेंगे, और वापस इसके पास चला गया तो क्या बन गया, CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल। अब देखो हमें Cl फ्री रेडिकल पहले स्टेप से लाने की जरूरत नहीं है। इसी रिएक्शन में आपका Cl फ्री रेडिकल बन गया। पॉइंट समझ में आ रहा है?
यस सर। आपने पहले स्टेप जो इनिशिएशन स्टेप था उसमें एक बार सीएल बनाया और वहां से उस सीएल को आपने किससे कराया, हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन कराई, तो हाइड्रोकार्बन का रेडिकल बना और HCl बन गया। अब जो हाइड्रोकार्बन का रेडिकल है दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और CH3Cl बनाया और क्लोरीन रेडिकल बनाया। फिर से ये क्लोरीन, अब ये क्लोरीन रेडिकल कंट्रोल में नहीं है, अब ये क्या करेगा, फिर अगले हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोकार्बन का रेडिकल बनाएगा और HCl बनाएगा। फिर हाइड्रोकार्बन रेडिकल फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा तो CH3Cl बनाएगा और रेडिकल बनाएगा। इस तरह से रिएक्शन प्रोपेगेट होती रहेगी जब तक कि आपके रिएक्शन में रिएजेंट्स प्रेजेंट हैं। जैसे मान लो अगला फिर क्या होगा, तो फिर से देखो आगे, Cl जो रेडिकल है वो फिर से दूसरे CH4 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और बनाएगा क्या, CH3 रेडिकल और HCl, और फिर CH3 रेडिकल जो होगा दूसरे Cl से रिएक्शन करेगा Cl2 से और बनाएगा CH3Cl और Cl रेडिकल। समझ में आया क्या ये पॉइंट? प्रोपेगेशन का मतलब समझ में आया? ये रिएक्शन आप प्रोपेगेट होती रहेगी। कब तक? जब तक कि आप इस रेडिकल को कहीं खत्म नहीं करते हो, इन रेडिकल्स को, जो ये रेडिकल्स बन रहे हैं। बोलो यार। यस सर। यस सर। तो इस तरह से रेडिकल रिएक्शन आपकी प्रोपेगेट होती रहेगी। फिर आता है लास्ट में आपका टर्मिनेशन स्टेप, जहां पे हम रिएक्शन को टर्मिनेट करते हैं। सो थर्ड स्टेप है, स्टेप नंबर 3, टर्मिनेशन, रिएक्शन का टर्मिनेशन। टर्मिनेट करना है, स्टॉप करना है रिएक्शन को। तो स्टॉप करने के लिए क्या होता है, देखो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हो सकता है क्लोरीन फ्री रेडिकल, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लें और Cl2 बना लें। तो भाई जो कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो फ्री रेडिकल्स की बनने से हो रही थी। तो अगर फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लें, खत्म हो जाए एक दूसरे से रिएक्शन करके, तो रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी। या CH3 फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर ले तो CH3 और CH3 बनेगा, ये खत्म हो गया। या एक CH3 फ्री रेडिकल और एक Cl फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर ले। मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि आपके फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन कर लें अगर, तो जो फ्री रेडिकल्स की वजह से रिएक्शन हो रही है वो कंबाइन हो गए, तो फर्दर रिएक्शन नहीं होने वाली है, खत्म रिएक्शन। ठीक है भाई, जो कुछ भी हो रहा है वो फ्री रेडिकल्स के बनने से ही तो हो रहा है, और फ्री रेडिकल्स को हमने आपस में रिएक्शन करा दिया, टर्मिनेट हो जाएगी रिएक्शन। इज इट क्लियर? सर एक बार बता दीजिए ये फ्री रेडिकल्स क्या है? यहाँ देखो, जब आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो, किसी सिग्मा बॉन्ड को जिसमें सिंगल एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यार देखो बना कैसे था ये बॉन्ड, पहले तो आप ये बताओ ये बॉन्ड बना कैसे होगा। एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बॉन्ड बनाया। यहाँ तक तो ठीक है? यस सर। ठीक है, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन बी का आया, दोनों ने शेयरिंग की, इलेक्ट्रॉन बीच में रखा गया, इलेक्ट्रॉन पेयर ये बन गया। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये फॉर्मेशन का था, अब ब्रेकिंग की प्रोसेस देखो, तो ब्रेक करोगे तो 2 पॉसिबिलिटी है ना। आप ब्रेक करने गए, मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ रख रखा है, तो जैसे तोड़ोगे तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो अपना तो लेके गया, साथ में ए का भी इलेक्ट्रॉन ले गया, तो ए पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, बी पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, तो कैटायन एनायन बन गए। और हम कहेंगे जो ब्रेक हुआ है बॉन्ड वो किस तरह से हुआ है, हेटेरोलिटिकली ब्रेक हुआ है। बोलो यार, ईमानदारी से नहीं हुआ यस ना, सर। तो हमारा हेटेरोलिटिकली हो गया। दूसरा है, आपको नहीं ईमानदारी से होना चाहिए, जैसे आपका बना है वैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का वापस कर दो। तो यहाँ पे जो स्पीसीज बनेगी ना, उस पर प्लस चार्ज आएगा ना माइनस चार्ज आएगा, लेकिन वो स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, जनरली और होगी। तो यहाँ पर ना तो माइनस आया ना प्लस आया, माइनस प्लस क्यों नहीं आया यार, ना तो उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम हुए ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए, तो प्लस माइनस चार्ज तो आना नहीं है। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाने गया था वो इलेक्ट्रॉन आपको सीधे से दिख जाएगा। तो इस तरह की स्पीसीज जो बनती हैं, इन स्पीसीज को हम बोलते हैं रेडिकल या फ्री रेडिकल्स। समझ गए? यस सर, समझ गया। ठीक है, एक पॉइंट आप समझ लें, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने आज भी क्लास में बोला था SIP वाले बैच में। देखो कभी भी कोई भी आपकी रिएक्शन हो रही हो कहीं पे, मतलब कहीं पे भी कोई रिएक्शन हो रही है, तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं, मतलब रिएक्शन से प्रोडक्ट में कन्वर्जन में इन बिटवीन जो आपके इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो रहे हैं, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी बहुत घटिया होती है। कितनी घटिया?
फिर इवन वो इनकी जो वापस से स्टेबल, ब्रेक करके दोबारा बॉन्ड बना लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो दोबारा बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें इनकी स्टेबिलिटी 10⁻⁶ और उससे भी कम उनका लाइफ टाइम माना जाता है कि अगर हम लाइफ टाइम देखें उनका कितना टाइम तक वो जिंदा रह सकते हैं वहां पे, तो आप देखोगे कि 1 सेकंड का मिलियन पार्ट में ही वो क्या होते हैं वहां पे सर्वाइव करते हैं, उससे ज्यादा सर्वाइव नहीं करते, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो तुरंत आपके क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, स्टेबिलिटी घटिया होती है, ठीक है ना। तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इजिली वो क्या करते हैं, तुरंत रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनिशिएशन में आपने क्या किया, क्लोरीन फ्री रेडिकल को बनाया। फर्दर वो क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोपेगेशन स्टेप में गया जिसने हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन की, तो आपका हाइड्रोकार्बन का फ्री रेडिकल बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। अब मिथाइल फ्री रेडिकल अगले क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और आपका क्लोरोमीथेन बना है, साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। तो अब ये रिएक्शन आपकी इसी चक्र में, इसी साइकिल में चलती रहेगी जब तक कि आपके पास मीथेन है और क्लोरीन है, वो रिएक्शन होती रहेगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इस रिएक्शन को टर्मिनेट करना है अगर हमें, तो हम एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपस में क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्शन कर लें, CH3 फ्री रेडिकल कर लें, या CH3Cl फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लें, रिएक्शन कर लें। तो जब फ्री रेडिकल ही खत्म हो जाएंगे तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। बोलो क्या ये पॉइंट सर सबको ये क्लियर है? ऐसा टर्मिनेशन वाले में सर ये ऐसा करेंगे क्यों? मतलब वो तो उनसे मान लो आप भी कर सकते हैं, तो वो फिर नहीं, कंटिन्यू हो वो जाएगी। तब होगा ना जब, जैसे नहीं, वो तो तब होगा ना जब रिएक्शन में आपके मान लो CH4 खत्म हो गए, अब बचे ही नहीं रिएक्शन में, ठीक है ना, या क्लोरीन खत्म होगी, रिएक्शन बची नहीं, तो फिर वो टर्मिनेट होने का ही चांस आएंगे। तो टर्मिनेट कैसे होंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि फ्री रेडिकल आप अकेला घूमता रहे, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, समझ रहे बात? ये तो उस समय ये होगा कि ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे, जो भी एक्सेस में बचा होगा वो आपस में रिएक्शन कर लेंगे। क्योंकि यार देखो, हमने फिर वही बात आती है कि हम जब रिएक्शन कराने जा रहे हैं तो रिएक्शन ऐसा तो है नहीं कि हम एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे 10 पावर 20 10 पावर 18 20 मॉलिक्यूल्स एक साथ लेते हो आप, तो वहां पे फ्री रेडिकल्स भी तो बहुत सारे होंगे, मिलियंस ट्रिलियंस फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्शन करके इस तरह से मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से हमारी फाइनल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो दिस इज केमिकल रिएक्शन, पहली रिएक्शन थी जिसमें हमने हेलोजेनेशन पढ़ा एल्केन्स की। नाउ सेकंड रिएक्शन की हम बात करते हैं, कंबसन रिएक्शन। सेकंड आपकी रिएक्शन है कंबसन रिएक्शन। तो आप सब जानते हैं कंबसन रिएक्शन क्या होता है, बताओ। हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन, सर रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एग्जैक्टली, जैसे हमने कहा CH4 की रिएक्शन कराओ O2 की प्रेजेंस में, तो जलाओगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस 2H2O फॉर्म होगा, और यहाँ पे हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो कहीं पे भी किसी भी कंपाउंड को, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी कंपाउंड को आप जब जलाते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हाई अमाउंट में एनर्जी निकलती है, तो उस कंपाउंड को हम फ्यूल बोल देते हैं कि भाई ये फ्यूल में काम आ जाएगा, क्योंकि कंबसन कराओगे एनर्जी बहुत ज्यादा निकल रही है, उस एनर्जी का हम एज अ फ्यूल कहीं पे काम कर लेंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो फ्यूल में जनरली आपके होते हैं, आपने देखा ही है, जितने भी आपके पेट्रोलियम है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, दैट्स व्हाई ये क्या होते हैं, एज अ फ्यूल हम इनको यूज करते हैं। तो जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, तीनों के केस में, तो यू विल फाइंड CO2 एंड पानी, और साथ में हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। अब हाई अमाउंट में एनर्जी कितने निकली रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता है कि हाई अमाउंट में एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। ओके, सो नाउ जैसे मान लो अगर हम बात करें कि C5H12 है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओ, तो बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है, बैलेंस करना। तो बैलेंस रिएक्शन पूछ लेता है कई बार, वो कहता है CO2 बनेगा और H2 बनेगा, जरा बैलेंस करो इस रिएक्शन को, कितने कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कैसे काउंट करते हो कि कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? तो देखो, जितने कार्बन होंगे उतने CO2 बनेंगे, तो 5 कार्बन है तो 5 CO2 बन जाएंगे, और जितने हाइड्रोजन होंगे उसके आधे बनेंगे वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं। यस सर। अब ऑक्सीजन देख लो उसके अकॉर्डिंग किसमें कितनी खर्च हुई है।
तो यार यहाँ पे आपके 5 मॉलिक्यूल हैं CO2 के, तो 10 एटम हुए ऑक्सीजन के। हाँ, 10 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे हुए और 6 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे हुए। टोटल कितने ऑक्सीजन एटम की जरूरत है? 16 ऑक्सीजन एटम की जरूरत है। तो कितने मॉलिक्यूल? 8। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है। सर हाँ, तो कितने मॉलिक्यूल की जरूरत है? Yes, sir. 8 मॉलिक्यूल। इस तरह से, तो इस तरह से बैलेंस कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नो सर। बोलो। अच्छा, No, बैलेंस sir. करो। C3H8 को बैलेंस करो जरा। सर CO2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और बिल्कुल सर ठीक है। H2O को सर 4 से, 4 से कर दिया, ठीक है। और सर ऑक्सीजन O2 को को 5 से कर देंगे। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 5 से। हो गया बैलेंस। अच्छा, अगर हम बात करें आपसे कि C2H6 है, इसको बैलेंस करो जरा, कितना आएगा? सर ऑक्सीजन को 7/2 से कर देंगे। 2 हो जाएंगे क्या? CO2। यस और 3 हो जाएंगे पानी। हाइड्रोजन। बताओ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? ऑक्सीजन एटम को काउंट किया करो हमेशा। तो यहाँ पे कितने? 4 ऑक्सीजन एटम इसमें और 3 इसमें, तो 7 ऑक्सीजन एटम है। तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 7/2। यस सर। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे मॉलिक्यूल में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पूरी रिएक्शन में, 2C2H6 प्लस 7O2 बनेगा क्या? 4CO2 प्लस 6H2। इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है। फ्रैक्शन में जनरली हम लिखते नहीं है स्टाइकोमेट्री को, तो इंटीजर में लिखने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आ जाएगा। सो यहाँ पे आपकी सेकंड रिएक्शन होगी कंबसन। इसके अलावा आपका थर्ड रिएक्शन है। अब तो जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हो, उनको पढ़ लो एक बार, तो देख लेना, उसकी से पूछना बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे थर्ड है आपकी आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होता है कि हम किसी एल्केन की रिएक्शन करें किसी रिएजेंट से पर्टिकुलर, और आपको वहां पे आइसोमर्स मिले, उसके आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्पेशली मिलने को तो दोनों ही मिल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास कोई भी एल्केन्स है, उस एल्केन्स की रिएक्शन अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ऑब्वियसली, तो आपको आइसोमर्स मिलेंगे, आइसोमर्स ऑफ दैट एल्कीन। जैसे एग्जांपल देखो, अगर आपने कहा हमने कराया नॉर्मल पीछे वाला पेज खोल दीजिए। CH3 CH2 अरे एक बार और बता CH2 दीजिए। ये देखो यहाँ पे देखो, अगर हम ब्यूटेन एन ब्यूटेन की रिएक्शन करा रहे हो, किससे कराई है आपने? एनहाइड्रस AlCl3 से in the presence of HCl, so you will find like CH3 CH CH3 और CH3, ये इसका आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यस सर। तो आपको Yes, उसका sir. स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलेगा यहाँ पे। जब आप एनहाइड्रस AlCl3 से HCl की प्रेजेंस में कराओगे तो एल्केन के आइसोमर्स बनेंगे, आइसोमर्स मिलेंगे आपको। सारे मिलेंगे, कोई एक या दो पर्टिकुलर? क्या क्या? नहीं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं ना, जितने पॉसिबल हो सकते हैं सारे मिलेंगे, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं सब मिलेंगे आपको। ठीक है। यस। हाँ, तो यहाँ पे सारे मिलेंगे, और मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कुछ ज्यादा मेजर, कुछ माइनर मिलते हैं तो वो उससे कोई मतलब, लेकिन मिलेंगे सारे। जब भी आप आइसोमराइजेशन कराओगे तो आपको सारे पॉसिबल आइसोमर्स वहां पे मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और रिएक्शन है, फोर्थ है पाइरोलिसिस।
पायरो मतलब क्या होता है, हीटिंग या हाई टेम्परेचर। लाइसिस का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेक होना। जब आप किसी एल्केन को हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे ना, तो आपको वहां पे लोअर एल्केन्स और एल्कीन्स मिल जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक होगा और लोअर एल्केन्स और एल्कीन्स मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो आप, मतलब जितनी पॉसिबल मिल सकती है वो सारी मिल जाएंगी। जैसे एग्जांपल है, हमने कहा C6H14 को आप हाई टेम्परेचर पे गर्म करो, हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पे आपको लोअर एल्केन्स और एल्कीन फॉर्म होंगी। लाइक एक कार्बन का मिल जाएगा CH4 मिल सकता है, 2 कार्बन का मिलेगा CH3 मिल जाएगा, 3 कार्बन का क्या मिलेगा CH3 CH2 CH3 मिल जाएगा, 4 कार्बन की ब्यूटेन भी मिल जाएगी। ओके, C4H10 मिल जाएगा, एल्कीन्स भी मिल जाएंगी। एल्कीन में मतलब लाइक C2H4 मिल गया, या 3 कार्बन की एल्कीन भी मिल सकती है, C3H6 मिल गया। तो आपको यहाँ पे पायरोलिसिस में क्या होगा ना, जब आप किसी भी एल्केन को हीट करोगे, सो यू विल फाइंड एल्केन्स एंड एल्कीन्स, और वो भी लोअर। लोअर का मतलब है लेस कार्बन नंबर एटम कंटेनिंग एल्केन्स और एल्कीन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, सब मिल जाएंगे, सबका मिक्सचर मिल जाएगा।